हैं अपने चैनल आई स्टडी में। विगत दिनों देखा गया है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास आए हैं, काफ़ी डिमांड आया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पे कोई वीडियो बनाया जाए जो कि प्रामाणिक हो। उसी श्रृंखला में हमने विभिन्न उद्देश्यों से पाठकों के लिए, साहित्यकारों के लिए, सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए यह सुनिश्चित किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कहने को तो कहे जाते हैं कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो समकालिक विश्व में उतने सारे आयामों को एक साथ समेटा हुआ व्यक्तित्व मिलना लगभग नामुमकिन है। कवि, साहित्यकार, लेखक, नाटककार, राष्ट्रवादी, मानववादी, मतलब मानव विधा का लगभग ऐसा कोई भी अंग नहीं है, कोई भी अनुशासन नहीं है जिसको अपने कृतित्व से, अपने विद्वत्व से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सफल नहीं किया, सारगर्भित नहीं किया। पिछले दिनों जब हमने नेहरू का चर्चा किया था तो नेहरू के बारे में अधिकतर प्रायः एक उपमा दी जाती थी कि नेहरू जब जेल में होते हैं तो साहित्य की सेवा करते हैं और जब जेल से बाहर होते हैं तो राष्ट्र की सेवा करते हैं। बहरहाल रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म तत्कालीन भारत, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल के एक हिस्से सियालडाह में 7 मई 1861 को हुआ था। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ शारदा देवी के घर। दोस्तों 7 मई और 1861 दोनों का भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1861 वही वर्ष है जिस वर्ष इस देश में भारतीय दंडिक संहिता, इंडियन पीनल कोड के आने के बाद पहली बार 18 अक्टूबर 1861 को इस देश में FIR दर्ज किया गया, अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन कहते हैं या फिर प्राथमिकी दर्ज कराना कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में 18 अक्टूबर 1861 को हुई थी, जब तत्कालीन सब्जी मंडी थाना दिल्ली में 45 आना पैसे के बर्तन चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पे हम लोग कभी अन्यत्र चर्चा करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ, जबकि उनका देहावसान 80 वर्ष और 3 महीना के बाद 7 अगस्त 1941 को उनका देहावसान हुआ। अपने 80 वर्ष के जीवन काल में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कृतित्व, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में हो, राष्ट्रगान के संदर्भ में हो, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, नोबेल पुरस्कार जैसे तमाम पहलुओं पे मानो उस व्यक्ति ने एक पाश्चात्य सभ्यता का जो साधिकार स्थापित हो गया था, जो एकाधिकार स्थापित हो गया था, उसको चुनौती दिया। सबसे पहले हम आते हैं कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अवदान को लेकर। हम सबको पता है कि प्रत्येक पीढ़ी, प्रत्येक राष्ट्रनायक, प्रत्येक साहित्यकार, प्रत्येक दार्शनिक अपने समय का शिशु होता है, और भारत जब उपनिवेशवाद का शिकार था उस समय 12 दिसंबर 1911 से पहले भारत की राजधानी तत्कालीन कलकत्ता में थी, जो कि वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानी जाती है। ऐसे में बंगाल के लोगों पर एक राष्ट्रवाद का एक अलग प्रकार का अनुराग छाया हुआ था। उनके अंदर का नेशनलिज्म, उनके अंदर का बौद्धिज्म सर चढ़ के बोल रहा था। फिर वह चाहे स्वामी विवेकानंद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सबके मानस पटल पे राष्ट्र और राष्ट्रीयता का एक ऐसा जुनून सवार था जो न सिर्फ
क्रांति में देखने को मिला, जो सिर्फ सड़क पे आंदोलन द्वारा देखने को मिला, बल्कि इन लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए साहित्य को, दर्शन को, सिविल सेवा को भी साकार करने का काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे और उस राष्ट्रवाद में का जड़ था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौम मानववाद। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा करते थे कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है, ठीक उसी प्रकार कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्र की सेवा वह है जब हम राष्ट्र के लोगों का सेवा करते हैं। और इसी एक बात को उदाहरण सिद्धांत अंगीकार करते हुए एक जमींदार का पुत्र यह तय करता है कि उससे अपने आप को राष्ट्र की आज़ादी, राष्ट्र के आंदोलन में झोंक देना है। और वही कारण है कि जो व्यक्ति इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट करके आता है, वह तय करता है कि नहीं, वह देश की सेवा की खातिर अपने दुनिया भर से प्राप्त अध्ययन, अध्यापन के माध्यम से वह एक ऐसे मानव श्रृंखला, एक मानवीय पीढ़ी का निर्माण करेगा जो न सिर्फ भारत को अंग्रेजों की दास्ता से आज़ाद करवाए, अपितु देश की आज़ादी के बाद भारतीय स्वाभिमान, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रखरता प्रदान करे। जब हम कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के मानववाद का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब होता है कि देश की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम को वह व्यक्ति अपने जीवन का आधार मानता है। मतलब उस देश के लिए, उस व्यक्तित्व के लिए भौगोलिक सीमा एक आवरण नहीं हो सकती थी। उसके लिए मानव कहीं का भी हो, मानव होता है। और शायद यह रविन्द्रनाथ टैगोर के अंतर्राष्ट्रीयतावाद का ही उदाहरण रहा हो कि जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मानव हितों के रक्षार्थ 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो उस समय भी मनुष्य को, मानव को यूनिट बनाया जाता है। और इस बात की परिकल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग आधी सदी पहले कर ली थी। जब हम मानवतावाद की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम स्वामी विवेकानंद का उभरता है, जबकि समकालिक समय में एक अन्य प्रकार के मानवतावाद का नाम चलता है जिसके संरक्षक, जिसके सृजनकर्ता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद की बात किया करते थे। उनका दर्शन कहीं न कहीं गांधी से प्रेरित था, जो गांधी भी अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के माध्यम से मनुष्य की सेवा करना चाहता था। राष्ट्र उपराष्ट्रवाद उसके डिमेंशन से, उसके आयाम से आगे की चीज हुआ करती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय आंदोलन में अपने द्वारा किए गए अवदान, चाहे वह बंगाल विभाजन का प्रतिरोध करना रहा हो, होम रूल रहा हो, विदेशी वस्तु को जलाना रहा हो, उसके कारण देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली। और अंग्रेजों ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें नाइट हुड की उपाधि प्रदान की थी। ज्ञात हो कि आज जिस प्रकार नागरिक सम्मान के रूप में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भारत दिए जाते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजों ने अपने व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के तहत भारतीयों को अपने चंगुल में फंसाने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उन्होंने कुछ कृत्रिम पुरस्कार और कृत्रिम व्यवस्था को अपनाया हुआ था। उसके तहत वे लोग राय बहादुर, नाइटहुड, शेरिफ, तरह तरह के नामाकरण से लोगों को सम्मानित करने का काम किया करते थे। लेकिन जब देश में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ अमृतसर में, जब अंग्रेज गवर्नर माइकल ओ डायर के संरक्षण में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पे हमला करते हुए
हजारों निर्दोष बेगुनाह भारतीयों को नृशंस तरीके से बलपूर्वक शहादत देने का काम किया। उसके प्रतिरोध में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटाने में तनिक भी देर नहीं की। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी में भारत के योगदान का, भारत के आज़ादी का सपना देखा करते थे। यही कारण है कि वह पहले व्यक्ति थे जिसने औपचारिक रूप से महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा पदावली से संबोधित किया, और बाकी सब तो इतिहास है। ठीक उसी प्रकार वाइस वर्षा महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति इतने सारे मुद्दों पर, इतने सारे क्षेत्रों में साधिकार रखता है, अपना विशेषाधिकार रखता है, वह व्यक्ति कोई गुरुदेव ही हो सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के प्रति योगदान उनके राष्ट्रवाद में देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा का उद्देश्य को हम 5-6 टॉपिक के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। उनमें से पहला है विचार स्वतंत्रता का पोषण, अर्थात लोगों में, आने वाली पीढ़ियों में एक वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अपने अस्तित्व का एक एहसास होना चाहिए कि हम अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए किस दिशा में बुनियादी कार्य करने जा रहे हैं। और अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे जब वे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 24 दिसंबर 1918 को शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, और उसके 3 वर्ष के उपरांत जब 23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती की शुरुआत हुई, तो उसका दर्शन ही था विचारों की स्वतंत्रता। हम एक ऐसा भारत तय करें जहां लोग मन, वचन और कर्म से स्वतंत्र हो। उन्हें अपने पर, अपने राष्ट्र पे, अपने मातृभूमि पर एक गौरव हो, न कि मैकाले की तरह हम ऐसे साक्षर व्यक्ति बन सके जो अंग्रेजों के लिए सिर्फ क्लर्क, किरानी बनने का काम आ सके। अपने विचारों की स्वतंत्रता के पोषण के तहत उन्होंने अपने गाढ़ी कमाई, अपने पैतृक कमाई, साथ ही नोबेल पुरस्कार, ज्ञात हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि वह एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में प्राप्त हुआ। जबकि सच्चाई इससे और भी विशेष है, और वह सच्चाई यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व में पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अर्थात यूरोप के अलावा बाकी 5 महाद्वीप जो है दुनिया में जिसमें लोग रहते हैं, उन सब का प्रतिनिधि कोई था तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर था, जिसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था कि 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। तो उस दिन को, उस आलोक में हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में। ठीक उसी प्रकार जब नोबेल प्राइज दिया जाता है, किसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है, तो वह भी 10 दिसंबर को ही प्रदान किया जाता है। और वह 10 दिसंबर जो है नोबेल प्राइज का जो पितामह था अल्फ्रेड नोबेल, उसकी जन्म जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है। और यह हम सबको पता है कि नोबेल की शुरुआत वर्ष 1901 में 5 क्षेत्रों से की गई थी। बाद में 1961 में एक नया क्षेत्र जोड़ा गया। 1969 में अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को भी एक छठे क्षेत्र के रूप में समाहित किया गया। क्योंकि नोबेल की बात चली तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ देना अपना धर्म समझता हूँ कि विश्व में आज तक के इतिहास में, मतलब नोबेल के 118 वर्षों के इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया और साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ। पहला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ,
जो कि महान विद्वान थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला, जबकि फिल्म रचना के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पटकथा लेखन के क्षेत्र में उन्हें ऑस्कर अवार्ड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड कहा जाता है, हॉलीवुड के लॉस एंजल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति जिन्हें 3 साल पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह था जॉब बेडन। वह भी एक लिरिक्स हैं और लिरिक्स के लिए ऑस्कर अवार्ड, जबकि साहित्य में योगदान के लिए। बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों की। तो पहली बात वे कहते हैं वह है विचारों की स्वतंत्रता का पोषण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति का बंधन मुक्त आध्यात्मिक विकास और नैतिक पदोन्नति और उसे सभी बंधनों से मुक्त करना, अर्थात या विद्या सा मुक्ति। विद्या वही होती है जो हमें मुक्त करती है, हमें स्वतंत्र करती है, हमें हमारे होने का एहसास दिलाती है। मैं एक प्रकरण का जिक्र करना चाहूँगा 1 मिनट का। अब स्वतंत्र भारत में अपने पहले चीनी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नेहरू प्रायः एक प्रसंग का जिक्र किया करते थे और उसमें वह कहा करते थे कि एक राजा का 2 पुत्र था। बड़ा पुत्र विद्वान था, दार्शनिक था और छोटा पुत्र औसत दर्जे का था। अपने मरने से कुछ दिन पूर्व उस राजा ने अपने वसीयत में लिखा कि मेरे बाद मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरा छोटा पुत्र होगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? राजा ने जवाब दिया क्योंकि बड़ा पुत्र विद्वान है, दार्शनिक है, वह कवि बनेगा और कवि बनकर देश दुनिया के लिए मानवता का कल्याण करेगा, मानव हितों की रक्षा करेगा। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य कहीं न कहीं बंधक मुक्त होना चाहिए जो मानव और मानवीयता को प्रश्रय दे। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के तीसरे उद्देश्य के रूप में नए विचारों तथा ज्ञान का प्रयोग करते हैं, आइडिया, इनोवेटिव, और न सिर्फ मन से करते हैं बल्कि कहते हैं कि वह व्यवहारिक रूप से सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार में लागू होना चाहिए। शिक्षा का चौथा उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्रीय धरोहर के प्रति जागरूक करना, अर्थात अपनी विरासत का एहसास कराना, अपने पूर्व के अपने दर्शन को अंगीकार करना, कहते हैं ना। और 5वां विचार है उनका शिक्षा के प्रति, वह है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करना। जब हम राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है कि साइंटिफिक अप्रोच, और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है कि अपने आप को समय देशकाल के साथ ढालना, अन्यथा हम रूढ़ हो जाएंगे। छठा कर्तव्य समझते हैं शिक्षा का टैगोर, वह है व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक विकास, मतलब मनुष्यता का विकास होना चाहिए। व्यक्ति और अपने आप को समाज में अपने स्तरीकरण को बढ़ाने का काम करे। और 7वां पॉइंट शिक्षा के बारे में टैगोर का दर्शन है विद्यार्थियों में अपनत्व की भावना का विकास होना चाहिए, समाज सेवा, देश के प्रति अर्पण होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स के जगह पे इन होल मानवीय विचारों के बारे में अवधारणा को जन्म दिया। और इसी का नतीजा है कि आपने राष्ट्रीय गौरव को आभा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे गीत, संगीत, काव्य का रचना की जो कि औपनिवेशिक भारत में तो रहा ही, आज़ादी के बाद भी वो भारत के विरासत के लिए महत्वपूर्ण था। और उन्हीं में से एक था जन गण मन की रचना करना। दरअसल जिसे हम जन गण मन कहते हैं वह टैगोर की कविता भारत भाग्य विधाता का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। भारत भाग्य विधाता 5 खंडों में लिखा गया था। उसमें से एक को हमने आज़ादी के उपरांत अपने राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया। इसकी रचना
के बाद सबसे पहले वर्ष 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। ज्ञात हो कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के रूप में स्थापित संस्था, जो कि वर्ष 1886 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाने लगी, प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में उसकी सालाना बैठकें हुआ करती थी। उसी की कलकत्ता अधिवेशन के वर्ष 1911 की बैठक में सबसे पहले जनगण मन गाया गया। कुछ लोग तो कहते हैं, कहा जाता है यह इस गाना को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के भारत आने पर उनके स्वागत समारोह के तौर पे गाया गया था, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली में भारत की राजधानी बनाने का काम किया था। वह स्थल आज भी दिल्ली में कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। जन गण मन को लेकर काफी विवाद हुआ। संविधान सभा के बाहर, कैबिनेट में अंतिम रूप से यह माना गया कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों ही पवित्र गाने हैं। दोनों में से किसी को भी राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकार किया जा सकता है, लेकिन नीतिगत कारणों से एवं विश्वव्यापी आधार देने के लिए यह तय किया गया कि दोनों का दर्जा लगभग बराबर रहेगा, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में हम जनगण मन को अंगीकार करेंगे, जबकि राष्ट्रीय गीत के रूप में, नेशनल सॉन्ग के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में संथाल विद्रोह के दौरान 1860 के दशक में लिखे गए वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। यहाँ एक चीज़ जानना महत्वपूर्ण है, और वह है कि टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी। उस भाषा का नाम, उस डायलेक्ट का नाम साधु भाषा माना जाता है। दरअसल साधु भाषा बंगाली का संस्कृतिकरण है। बंगाली भाषा का संस्कृताइज्ड फॉर्म जो है उसे साधु भाषा के नाम से जाना जाता है। टैगोर द्वारा लिखे गए भारत भाग्य विधाता भारत का राष्ट्रगान हुआ, जबकि टैगोर द्वारा लिखा गया एक और कविता गाना एंथम जो कहिए, जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला, हमारा सोना जैसा बंगाल, यह राष्ट्रगान है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बना बांग्लादेश का। 16 दिसंबर 1971 को अपने सृजन निर्माण के बाद बांग्लादेश के तत्कालीन शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला होगा। ज्ञात हो कि बंगाली राष्ट्रवाद में बंगाली उपराष्ट्र में अपनी भाषा के लिए काफ़ी अनुराग रहा है, और यही कारण है कि 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज जो बनाया जाता है, उसका आधार यही है। क्योंकि पाकिस्तान के बनने के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिम बंगाल को काटकर अलग किया गया था, वहाँ के लोग अपनी भाषा के रूप में, अपने सरोकार के रूप में, अपनी पहचान के रूप में बंगला को अपना पर्याय समझते थे, जबकि पाकिस्तान के शासकों द्वारा उन्हें उर्दू थोपने का प्रयास किया जा रहा था। उसी के खिलाफ में वर्ष 1952 में ढाका शहर में काफ़ी बड़ा जन आंदोलन हुआ। सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी। उसके बाद 1999 से यूनेस्को के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यही नहीं, टैगोर विश्व भारती शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के छात्र रहे। आनंद समरानून ने 4 फरवरी 1948 को
पड़ोसी देश श्रीलंका के आज़ादी के बाद श्रीलंका के लिए राष्ट्रगान के रूप में श्रीलंका माता जो उनका राष्ट्रगान है उसके रूप में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लयबद्ध किए गए संगीत दिए गए गीत को ही अपना राष्ट्रगान बनाना स्वीकार किया। मतलब श्रीलंका का राष्ट्रगान आनंद समरानून द्वारा लिखा गया था, जो कि श्रीलंकी नागरिक थे, टैगोर के विद्यार्थी थे, जबकि उसे संगीतबद्ध करने का काम किया था कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थात एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 80 वर्ष के जीवन काल में अपनी कई अनेक उपलब्धियों के अलावा एक उपलब्धि एशिया के दक्षिण एशिया के 3 राष्ट्रों के राष्ट्रगान देने में काम किया। और आज भी आज़ादी की 70 वर्ष बाद भी बंगाल में बंगाली उपराष्ट्रीयतावाद के पहचान के रूप में रविंद्र संगीत को अंगीकार किया जाता है। एक तरह से शिष्ट बंगाली, बौद्धिक बंगाली से लेकर जो जन सामान्य की भाषा है उसमें घर घर में रविंद्र संगीत के माध्यम से बंगला उपराष्ट्रवाद को चर्चित करने में, व्याख्यान करने में रविंद्र संगीत ने बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक उसी तरह जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मराठा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तय किया था, वे मराठा और केसरी अखबारों के अलावा गणेश उत्सव एवं शिवाजी महोत्सव के माध्यम से लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रीयता के प्रति, अपने भारत माता के प्रति एक अलग जगाने का प्रयास करेंगे। साहित्य की जब बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए भले ही नोबेल प्राइज जीता हो, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ अप्रतिम रचनाएं की है। उनमें से एक है गोरा और दूसरा है घर बायरे। मतलब यह साहित्य उस समय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्य माना गया था, जो कि साहित्य के अलावा उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को देश के साथ साथ विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में अहम भूमिका निभाई थी। वह व्यक्ति आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया के 5 महाद्वीपों के 13 देशों का दौरा करता है। इसी का असर था। विश्व दर्जे के यायावरी का ही अनुभव का दर्जा था। हमने यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन को सुना है, पढ़ा है, लेकिन टैगोर अपने समय से काफ़ी आगे थे और यही कारण है कि उनमें, उनके मन मस्तिष्क पे अंतर्राष्ट्रीयता की, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की एक गहरी छाप पड़ी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जब उन्हें लगा कि उन्हें अपने लोगों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने तय किया, उन्होंने अपना एक गाना लिखा, एक पंक्ति लिखी, एकला चलो रे। अर्थात जब तुम्हारा साथ कोई न दे रहा हो तब एकला चलो रे। इसके अलावा विश्व भारती जो एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ था, समकालिक समय में वह एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जहां न सिर्फ भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्रा भी आकर विश्व मानवता का अध्ययन करते हैं। और यहाँ मैं एक फैक्ट मेंशन करना आवश्यक समझता हूँ, और वह है कि विश्व भारती शांति निकेतन भारतवर्ष का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति, जिसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। और वर्तमान में प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। जबकि देश के अन्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उसके चांसलर भारत का राष्ट्रपति होता है। जबकि
राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं, इसके चांसलर के रूप में राज्य के राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने 80 वर्ष 3 माह के जीवन काल में देश को अपने बौद्धिक ज्ञान से, अपने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने द्वारा निभाए गए कर्तव्य से एवं देश दुनिया में भ्रमण करके अपने समय के तमाम राष्ट्र निर्माताओं के साथ सुयोग समन्वय के आधार पे यह सुनिश्चित किया कि भारतवर्ष का जो पौराणिक ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास रहा है उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता कायम रहे। उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अव्वल रहा है, चैंपियन रहा है। कुछ कारण से यह ब्रिटिश हुकूमत के उपनिवेशवाद का शिकार हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात का भरपूर विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारा पर्यावरण, हमारी बौद्धिकता, हमारा दर्शन कालातीत रहा है, धारणीय रहा है, जो दुनिया के देशों को न सिर्फ मानवीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का सबक देता है, बल्कि वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा से आबद्ध करता है। इस प्रकार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार, एक विद्वान, एक नाटककार, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देश दुनिया में भारत की छवि को एक आवरण प्रदान करने का काम किया था। उसी की बुनियाद पर चलते हुए आज भी जब राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो उनके अवसान के लगभग 80 वर्षों के बाद भी टैगोर का राष्ट्रवाद पे दर्शन इस देश में पढ़ाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। इस पे प्रश्न आते हैं, सिविल सर्विसेज में आते हैं, साक्षात्कार में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, गली चौराहे, नुक्कड़ के चौराहों पे राष्ट्रवाद एक विमर्श बनता है। आज राष्ट्रवाद की स्थिति उस गोलाकार टोप की तरह हो गई है, उस हैट की तरह हो गई है जो अपना आकार खो चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने माथा के अनुसार से उसे ट्राई करता है। ऐसे में कहते हैं ना कि महाजने एन गतो सा पंथा, जिस रास्ते पे बड़े बुद्धिजीवी चलते हैं वही रास्ता लोगों के लिए स्वीकृत होता है, अंगीकृत होता है। उसी सिलसिले में टैगोर को समझने के लिए, टैगोर को जानने के लिए उनके सार्वभौमिक मानववाद, उनके राष्ट्रवाद, उनके लेखन, शिक्षा जगत के 7 सिद्धांत, शब्द सिद्धांत जिसका हमने आप लोगों को एक एक करके विवरण दिया, उन्हें समझना जरूरी है। इस प्रकार हमने आज के क्लास में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक चर्चा, एक व्याख्या प्रस्तुत करने का काम किया है। आशा है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, जैसा कि हमारे पिछले वीडियोज़ पे आप लोगों की त्वरित, तीव्र और सबल प्रतिक्रिया के बल पे हम लोगों को अपने आप को और ज़्यादा बेहतरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शीघ्र ही हम लोग एक नए वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।